नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा और आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। यूपी निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है। प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम और मत पेटियों में कैद हो गई है। पहले चरण में 73 जिलों की 10 नगर निगम और 104 नगर पालिका 276 नगर पंचायतों में वोटिंग हुई है। पहले चरण में कुल 7,678 पदों के लिए वोट डाले गए। आपको 8 तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे हैं, जहां निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान खत्म होने के बाद मतदान कर्मचारियों ने ईवीएम और मत पेटियों को सील करके स्ट्रांग रूम भेज दिया। स्ट्रांग रूम में ईवीएम और मत पेटियों को कड़ी सुरक्षा में रखा गया। चंदौली की नगर पंचायत चकिया के वार्ड नंबर 3 में मतपत्र में गड़बड़ी के बाद चुनाव रद्द कर दिया गया। यहां पर फिर से मतदान होगा। पहले चरण में कुल 85 पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ, जिसमें झांसी के चिरगांव नगरपालिका के अध्यक्ष पद और अलग अलग जिलों के नगरपालिका में 36 सदस्य, आगरा के दयालबाग नगर पंचायत अध्यक्ष और 37 सदस्य निर्वाचित हुए। तो ये 8 तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं और इससे आगे बढ़ेंगे, जहां निकाय चुनाव का पहला चरण शांतिपूर्ण रहा। निर्वाचन आयोग के मुताबिक पहले चरण में 52% मतदान हुआ है। 37 जिलों में सबसे ज्यादा महराजगंज में 66.48% और सबसे कम प्रयागराज में 33.61% मतदान हुआ। अमरोहा में देखिए 63.41 और आगरा में 40.32, उन्नाव में 58.96%, कुशीनगर में 64.11%, कौशाम्बी में 56.95, गाजीपुर में 56.05%, गोंडा में 59.57%, गोरखपुर में 42.43%, चंदौली में 63.82%, जालौन में 57.98%, जौनपुर में 57.56%, झांसी में देखिए लगभग 54%, देवरिया में लगभग 43%, प्रतापगढ़ में लगभग 60% मतदान हुआ है और लखनऊ में कुल 39% मतदान हुआ है और नगर निगम के लिए कुल वोटिंग 36.97% हुई, जबकि नगर पंचायतों के लिए 64% वोटिंग हुई है। तो ये वोटिंग परसेंट हमने आपको बताया, आपने देखा कि किस जिले में कितनी वोटिंग हुई है और सबसे ज्यादा जो वोटिंग परसेंटेज है वो महराजगंज का रहा, लेकिन सबसे निराशाजनक और सबसे कम वोटिंग परसेंट रहा प्रयागराज का। सबसे ज्यादा आपने देखा महराजगंज का वोटिंग परसेंट सबसे अच्छा रहा। इसके अलावा अन्य जिलों के भी वोटिंग परसेंट आपके टीवी स्क्रीन पर है। पश्चिमी यूपी में कितना हुआ है देखिए आप, संभल में 53.33% मतदान हुआ। 2017 के मुकाबले देखिए ये काफी कम है हालांकि। और रामपुर में आपको दिखा देते हैं कि पहले चरण का जो मतदान फीसद है वो रहा 52.16%, जबकि 2017 में 54.5% था, यानी कि पिछले निकाय चुनाव के मुकाबले यहाँ पर भी वोटिंग परसेंटेज जो वो कम रहा था। देखिए उत्तर प्रदेश की मेजबानी में पहली बार होने जा रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तहत आज सीएम योगी इसको लोगों और शुभंकर एंथम और जर्सी को लॉन्च करेंगे। और आपको बता दें कि लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होने वाले इस समारोह में केंद्रीय खेल और युवा कल्याण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव भी उपस्थित रहेंगे। सीएम योगी और अनुराग सिंह ठाकुर मशाल रैली को हरी झंडी दिखा करके रवाना करेंगे। अगले 20 दिनों तक उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में 4 मशालें घूमेंगी। इस रैली का हर जिले में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से स्वागत किया जाएगा। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी में पहुंचेंगे और सीएम मौजूद रहेंगे। अनुराग ठाकुर इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे और पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है ये, जिसमें यूपी मेजबानी कर रहा है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री की मौजूदगी होगी और अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। बड़ा कार्यक्रम है और पहली बार ऐसा है कि यूपी इसकी मेजबानी कर रहा है। और देखिए निकाय के दूसरे चरण के प्रचार में जुटे सीएम योगी आज मेरठ मंडल में 4 जनसभाएं करेंगे। बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ, गाजियाबाद में जनसभाएं होंगी। दूसरे चरण में 11 मई को मतदान होगा। तो निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार शुरू हो चुका है और मुख्यमंत्री प्रचार के लिए जाएंगे। पश्चिमी यूपी का आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा होगा। मेरठ सहित 4 जिले ऐसे जिनमें मुख्यमंत्री जनसभाएं करेंगे। तो पहले चरण का मतदान पूरा हो चुका है और अब दूसरे चरण की बारी है, लेकिन उससे पहले प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं मुख्यमंत्री। आज 4 जिलों में मुख्यमंत्री की रैली होगी, जनसभा होगी। पश्चिमी यूपी का दौरा, जिसमें मेरठ सहित 4 जिले शामिल होंगे, जिनमें मुख्यमंत्री जाएंगे, जनसभाएं करेंगे।
इसके अलावा देखिए सीएम योगी के मेरठ दौरे के ठीक पहले भाजपा ने सपा और आरएलडी गठबंधन को झटका दिया है। आरएलडी किसान प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह राम मेहर सिंह सहित कई नेता और कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हो गए हैं। तो देखिए आपने पहले भी देखा है कि कई बड़े नेता जो हैं वो भाजपा में शामिल हुए हैं। पहले चरण के चुनाव से पहले भी आपने देखा था और अभी देखिए एक बड़ा झटका लगा है गठबंधन को, समाजवादी पार्टी और रालोद के, जहां किसान प्रकोष्ठ के पूर्व में रह चुके हैं नेता वो शामिल हो रहे हैं भाजपा में। तो जयंत चौधरी पर राम मेहर सिंह ने इस दौरान निशाना भी साधा। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं आरएलडी किसान प्रकोष्ठ के, जो भाजपा में शामिल हुए। कार्यकर्ता तो लीडर के साथ खड़ा होता है और लीडर ही किसी और को लीडर मानने लगे, फिर कार्यकर्ता किसे लीडर माने। रही भाजपा भारतीय जनता पार्टी की बात, मेरा बहुत लंबा समय भाजपा में गुजरा है, किन्हीं कारणों से मुझे पार्टी छोड़नी पड़ी। सब मिलाकर मैं 32-33 साल भाजपा और जनसंघ में रहा हूँ, लेकिन जो कार्य प्रणाली भाजपा की है वो कहीं देखने को मिलती नहीं है। सबका साथ सबका विकास, आज पूरे देश में भाजपा छाई हुई है। और जहाँ तक पार्टी की बात है, मैं किसान की बात हमेशा की है, तो किसानों का विशेष तौर से मुआवजे की लड़ाई मेरठ में लड़ी है। आज जो 2-3 बार पूरे प्रदेश में किसानों को अर्जित भूमि का मुआवजा दिया जा रहा है, तो ये भाजपा की देन है। माननीय टंडन जी जो अब नहीं हैं। इधर निकाय चुनाव के पहले चरण में धांधली का आरोप लगाने के साथ ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जनता बदलाव चाहती है, क्योंकि शहरों में भाजपा के मेयर रहे हैं और शहरों की व्यवस्थाएं चौपट हो चुकी हैं। कि जो जानकारी हम लोगों को मिल रही है और सुबह से, हालांकि जनता बदलाव चाहती थी और जो लोग ट्रिपल इंजन की बात कर रहे थे सरकार बनाने की, उन्होंने जो बुरे दिन दिए, लोगों के शहरों को बर्बाद कर दिया। जो शहरों की व्यवस्थाएं थीं उनको चौपट कर दिया। कोई शहर ऐसा नहीं जिसमें कूड़ा ना हो, नालियां ना ऊपर बह रही हों, आपका स्वेज सिस्टम, सीवर सिस्टम नहीं बनाया, पीने का पानी का इंतज़ाम नहीं, बिजली महंगी, बिजली के तार ठीक नहीं। जो सुविधाएं शहरी लोगों को मिलनी चाहिए थी वो सरकार नहीं दे पाई और उसका परिणाम ये था कि लोग बड़ी संख्या में निकल करके वोट डालने आ रहे थे। जो जानकारी सुबह से मिली है, बीजेपी को पता था कि सहारनपुर समाजवादी पार्टी जीत जाएगी। सुबह से प्रशासन और पुलिस इस कोशिश में लगा था कि वोट डालने लोग न जाएं, और अगर वोट डालने के लिए लोग भी निकले तो पुलिस को किसने अधिकार दिए कि उनकी आप वोटर आईडी चेक करेंगे, उन्हें लाइन में अगर वो खड़े हैं उनको आप रोकेंगे। और ख़ासकर उन इलाकों में जो समाजवादी पार्टी के वोटर थे, समाजवादी पार्टी से मुस्लिम मतदाताओं को जानबूझ करके इन्होंने रोका। इसी तरह आगरा से सूचना आई कि बीजेपी के बाकायदा पार्टी कार्यालय से वो इंक दी गई है जिससे काला पड़ने पर वो मिटाया जा सके। जब आप वोट डालते हैं, जो इंक लगती है उस मार्क को मिटाने के लिए सॉल्वेंट या जो भी केमिकल बीजेपी ने पार्टी कार्यालय से उपलब्ध कराया अपने कार्यकर्ताओं को। सहारनपुर में शिकायतें रहीं, मैनपुरी में मैंने खुद प्रशासन से बात की। वोट पड़ने के बाद बीजेपी के कार्यकर्ता पुलिस के इशारे पर बूथों में घुस गए और कब्जा कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की बुरी हार हुई है। आने वाले फेज में जो चुनाव होने जा रहा है उसमें भी बुरी हार होगी। तो देखिए, सपा नेता शिवपाल यादव ने इटावा में डेरा डाल दिया है और गली गली घूमकर सपा प्रत्याशी ज्योति गुप्ता के लिए वोट मांग रहे हैं। दरअसल इदरीस अंसारी की बहू का टिकट सपा से कटते ही बसपा से टिकट दे दिया गया। इसके बाद शिवपाल ने इटावा में डेरा डाल दिया। इसी दौरान उन्होंने पहले चरण में निकाय चुनाव में सपा की जीत का दावा और केशव प्रसाद को बड़बोला मंत्री बताया। देखिए, ये बड़बोले मंत्री तो हैं, अपने विभाग तो संभाल नहीं पा रहे, कोई काम तो कर नहीं पा रहे, और ये जनता के लिए शिक्षा रोजगार तो दे नहीं सकते हैं। अब केवल जनता को बस टायर 2 में उलझाना चाहते हैं।
और देखिए दूसरे चरण के सीएम के अलावा बीजेपी के कद्दावर नेताओं के भी ताबड़तोड़ दौरे जारी हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज बरेली में रहेंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अलीगढ़ में प्रचार करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज बदायूं में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे, जबकि स्वतंत्र देव सिंह कानपुर देहात और नंद गोपाल नंदी औरैया में रोड शो करेंगे। तो बीजेपी के दिग्गज नेता जनसभाओं में रोड शो करने में जुटे हुए हैं, क्योंकि दूसरे चरण का प्रचार प्रसार का दौर जारी है और ऐसे में मुख्यमंत्री खुद ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की रैली है, नंद गोपाल नंदी रोड शो करने वाले हैं और दोनों ही उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य का भी आज दौरा है, वो भी प्रचार में जुटे हुए हैं। तो दूसरे चरण का प्रचार तेज हो चुका है। अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी दी गई है अलग अलग मंत्रियों को। तमाम दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी के प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। और देखिए बीते कल की अगर बात की जाए तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कानपुर में पूर्व छात्र संघ सम्मेलन में शामिल हुए। इसी दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी समेत कई दलों के नेताओं को भाजपा में शामिल कराया। निकाय चुनाव में भाजपा की जीत का दावा भी किया। बीजेपी हर जगह प्रचंड बहुमत से आ रही है। मतदाताओं में बीजेपी के प्रति बड़ा उत्साह है। देखिए पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल सब चौकस होगा। और देखिए प्रदेश में निकाय चुनाव के रण के बीच आज समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों पार्टियों के बड़े नेता कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे। मायावती आज बेंगलुरु में एक रैली को संबोधित करेंगी और वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज से 3 दिवसीय कर्नाटक दौरा शुरू हो रहा है और वो 7 मई तक कर्नाटक में ही रहेंगे। तो देखिए कर्नाटक दौरे पर और मायावती आज बेंगलुरु में रैली करेंगी और 3 दिन के कर्नाटक दौरे पर अखिलेश यादव रहेंगे। तो ये 7 मई तक कर्नाटक में प्रचार का कार्यक्रम रहेगा अखिलेश यादव का। मायावती आज बेंगलुरु में रैली करने वाली हैं। तो देखिए चुनाव से पहले वहां पर भी रैलियों का प्रचार का दौर चल रहा है। अखिलेश यादव का 3 दिन का कर्नाटक दौरा। आज से 7 मई तक कर्नाटक में प्रचार करेंगे अखिलेश यादव। और बांदा में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने दावा किया कि अब सपा बसपा के दिन खत्म हुए, जिन्होंने कहा कि अब तक जब तक नेताजी थे तब तक सपा में सब ठीक था, लेकिन अब अखिलेश नहीं संभाल पाएंगे। अब तो दिन लग गया सपा बसपा, जैसे बसपा जिसे आदरणीय नेताजी जब तक थे तो ठीक था, अखिलेश जी नहीं संभाल पाएंगे। अब सपा का दिन लग गया है, अब तो सपा नहीं आने वाली है, सपा खत्म होगा। एक कार्यकर्ता हमारी लड़ रही है और एक तरफा चुनाव जीते, लखनऊ एक तरफा चुनाव जीते। मेरठ में एसटीएफ ने कल गैंगस्टर अनिल दुजाना को मुठभेड़ में मार गिराया। एनकाउंटर के दौरान करीब 15 राउंड गोलियां चली हैं। अनिल दुजाना पर 60 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे और काफी समय से वो फरार चल रहा था। तो देखिए अनिल दुजाना को कल एनकाउंटर में ढेर कर दिया। यूपी का एक और गैंगस्टर मारा गया। एसटीएफ ने कल मेरठ में अनिल दुजाना को मार गिराया। देखिए अनिल दुजाना पर बहुत ही ज्यादा मुकदमे दर्ज थे, 60 मुकदमे दर्ज थे और अनिल दुजाना कुख्यात अपराधियों की श्रेणी में आता था। लंबे समय से फरार चल रहा था। जानकारी थी कि पैरोल पर बाहर आया था और एनकाउंटर में कल अनिल दुजाना को ढेर कर दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अनिल दुजाना को एनकाउंटर में मार गिराया गया और जानकारी मिल रही है कि 15 राउंड की फायरिंग हुई थी। अनिल दुजाना इस एनकाउंटर में ढेर हो गया। जंतर मंतर पर जारी पहलवानों के धरने के बीच विवादों में फंसे अखिल भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और भाजपा के सांसद बृजभूषण शरण सिंह कल अयोध्या में दिन भर अलग अलग मंदिरों में दर्शन पूजन करते रहे। उन्होंने कहा, मेरा स्वभाव समाज कल्याण और बच्चों का भविष्य सुधारने का है। पहले चरण का जो मतदान है वो हो चुका है, किस तरह के नतीजे निकल कर आ रहे हैं? अभी तक जो रिपोर्ट आई है पार्टी, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको देते हैं, जहां बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर लंबा जाम लग गया। पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा आने से जाम की स्थिति पैदा हो गई। हेलंग के पास रोड पर मलबा गिरा हुआ था। यात्रियों से होटल्स में रुकने की अपील की जा रही है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम की स्थिति, तस्वीरें देखिए। रोड पर भारी मलबा गिरने से जाम की स्थिति हुई और काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हेलंग के पास जहां पहाड़ी से मलबा गिरा और पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया। देखिए यात्रियों से अपील की गई कि वो होटल्स में ही रहें ताकि ज्यादा दिक्कतों का सामना उनको ना करना पड़े। मलबे की वजह से रास्ता बुरी तरीके से जाम हो रखा है। लंबा जाम कई किलोमीटर तक और मलबा हटाने का काम जारी है।
रोड पर भारी मलबा आने की वजह से पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया और कई किलोमीटर तक वाहन वहां पर फंसे रहे। 4 पहिया वाहन, बड़े वाहन, देखिए बस, गाड़ियां, आप इन तस्वीरों में देखिए कई किलोमीटर तक ये जाम में फंसे रहे क्योंकि मलबे की वजह से ये जाम लगा था। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग की ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर जाम में कई गाड़ियां घंटों तक फंसी रही। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़कोट में यमुनोत्री हाईवे 94 पर किसाला के पास पहाड़ी से मलबा गिर गया और इस वजह से रोड पर आवाजाही रुक गई। पहाड़ी का बड़ा हिस्सा सड़क पर जाकर गिरा और गनीमत रही कि कोई यात्री इसकी चपेट में नहीं आया। दरअसल पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है और इसी की वजह से पहाड़ियां दरक रही हैं। एक और तस्वीर पहाड़ी के बहुत बड़े हिस्से के गिरने की सामने आई है बड़कोट से, जहां पर देखिए एक बहुत बड़ा हिस्सा पहाड़ी का गिरकर टूटकर गिरता है नीचे। और हालांकि ये गनीमत रही कि कोई यात्री उस समय वहां पर नहीं था, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन बारिश हो रही है लगातार और भारी बारिश की वजह से ही पहाड़ दरक रहे हैं और मलबा गिर रहा है, रास्ते रुक रहे हैं और जिस वजह से यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें बड़कोट की आप देख रहे हैं जहां पर यह हादसा हुआ। पहाड़ी का बड़ा हिस्सा गिर गया और हालांकि कोई यात्री वहां पर नहीं था तो किसी तरीके का कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। बड़कोट की तस्वीर है। इससे पहले भी आपने कई तस्वीरें ऐसी देखी हैं जहां मलबा गिरने से, पहाड़ी गिरने से यातायात बाधित रहा, आवाजाही बाधित रही। ये पहाड़ी के हिस्से गिरने की तस्वीर जो है बड़कोट से सामने आई है। ये देखिए ये पहाड़ी का हिस्सा भरभराकर गिरता है और यमुनोत्री हाईवे पर बारिश की वजह से पहाड़ दरकने लगे हैं। हालांकि कोई यात्री हताहत नहीं हुआ। यमुनोत्री हाईवे पर मलबा गिरने की तस्वीरें सामने आई हैं जहां बारिश में पहाड़ दरकने की वजह से मलबा गिर रहा है सड़क पर और यातायात प्रभावित हो रहा है। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश की वजह से पहाड़ दरकने का सिलसिला जारी है। बड़कोट की तस्वीर आपने देखी जहां पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा हाईवे पर गिरता है। हालांकि जिस वक्त ये हुआ उस वक्त कोई मौजूद नहीं था यात्री, इसलिए कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौसम साफ होने के बाद केदारनाथ यात्रा को शुरू कर दिया गया है। सोनप्रयाग और गौरीकुंड से तीर्थ यात्रियों को केदारनाथ के लिए रवाना किया गया, मगर सवाल यह है कि केदारनाथ धाम में अभी भी यात्रियों के ठहरने के इंतजाम पुख्ता नहीं है। बाबा केदार के भक्त एक बार फिर से अपनी यात्रा पर रवाना हो चुके हैं। एक दिन बंद रहने के बाद केदारनाथ यात्रा फिर से शुरू कर दी गई है। बारिश और बर्फबारी की वजह से केदारनाथ यात्रा को एक दिन के लिए रोका गया था, मगर जैसे ही मौसम साफ हुआ केदारनाथ यात्रियों को रवाना कर दिया गया है। मौसम खुलने पर सोनप्रयाग और गौरीकुंड से 10,000 तीर्थ यात्रियों को केदारनाथ रवाना किया गया। हालांकि सवाल ये है कि केदारनाथ धाम में अभी भी तीर्थ यात्रियों के रुकने के लिए सुविधाओं की कमी है और ऐसे में तीर्थ यात्रियों की इतनी संख्या के लिए प्रशासन क्या इंतजाम कर पाएगा। बर्फबारी की वजह से केदारनाथ पैदल मार्ग पर ग्लेशियर टूटकर आ गिरा, जिससे आवाजाही बंद की गई थी। 60 मजदूरों को बर्फ हटाने में लगाया गया, जब कहीं जाकर आवाजाही सुचारू हो पाई है। पैदल मार्ग पर अभी भी कई जगह बड़े बड़े ग्लेशियर्स जमे हुए हैं। इनके बीच से होकर तीर्थ यात्री केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। ये सफर जितना रोमांचकारी है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक भी है, क्योंकि बारिश के बाद ग्लेशियर पिघल रहे हैं और वो पैदल मार्ग पर आ रहे हैं। 25 अप्रैल से केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू हुई थी। यात्रा शुरू होने के कुछ रोज बाद से ही मौसम खराब है और इस वजह से केदारनाथ यात्रा प्रभावित हुई है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मौसम खुला रहेगा, जिससे यात्रा सुचारू रूप से चलती रहेगी। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।